सुबह से शाम तक आप जूझते रहते हैं जानी पहचानी समस्याओं से। गंदगी, सड़कें, प्रदूषण, ट्रैफिक, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, न जाने कितने मुद्दे हैं जिससे नागरिक हैं त्रस्त। जनजीवन रहता है अस्त व्यस्त। कौन है जिम्मेदार? कैसे दूर होंगी ये समस्याएं? आइए खोजते हैं समाधान और इसके लिए मिल बैठकर एक साथ करते हैं मंथन। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंथन में मंथन होता है किसी विषय को। जब कोई विषय होता है तो लोग उसके पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष में भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी धारणा कुछ नहीं होती। जहाँ बहुमत सब देखते हैं, ज़्यादा लोगों को देखते हैं, वो उसी के साथ होते हैं। लेकिन हम लोगों का ताज न्यूज़ का ये कार्यक्रम मंथन, हम उन सभी लोगों को जो विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े हैं और सामाजिक विषयों पर बात करने के लिए हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि उस मंथन में से विष कम निकले, अमृत ज़्यादा निकले, जिससे समाज लाभान्वित हो और हम उसकी बात। दर्शकों, आप जानते हैं इस समय पूरे विश्व में कोई एक विषय है जिस पर चर्चा हो रही है। सोते वक्त होती है, सुबह उठते वक्त होती है और पूरी दोपहर होती है। वो कोरोना वायरस के ऊपर है। कोरोना वायरस जब से आया है तो हिंदुस्तान में जो लोग खेत खलिहान, सड़कों पे, बाईपास पे, सिनेमा हॉल में, बाजार में दिखते थे, स्कूलों में दिखते थे, अब वो सब दिखना बंद हो गए हैं, घरों में कैद हो गए हैं। इसको हम कहते हैं द लॉकडाउन। तालाबंदी, घर के अंदर बंद है। घर के आप बंद इसलिए नहीं कि आपको कोई सजा मिल रही है, घर के अंदर आपको इसलिए रखने के लिए कहा गया है, आपको हिदायत दी गई है ताकि आपके प्राण बचें, आपके टच में आने वाले लोगों के प्राण बचें। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इसके लिए भी कोई वैक्सीन है। इस पर व्यापक चर्चा करने के लिए आज हमने अपने दो माननीय अतिथियों को यहाँ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ संदीप अरोड़ा जी हैं। आप आगरा टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आगरा में जितना भी टूरिज्म है उसको बड़ी नज़दीक से निगाह रखते हैं, उसको दिशा देते हैं और शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो कार्यक्रम विकास का हो, पर्यटन का हो या सामाजिक क्षेत्रों में कार्यक्रम हो, आप जुड़े। आज हमारे देश में चौथा स्तंभ जीवित है और पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है। ऐसे में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सोनू मल्होत्रा जी को। सोनू मल्होत्रा जी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़े हैं पत्रकारों के, और वो यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं और उनकी रिपोर्टिंग ने कई ऐसे मुद्दे समाज के सामने रखे हैं जिनसे एक जागृति आई है, नई नई खबरें कई पक्षों में। आज हम इनसे बात करते हैं। हम सोनू मल्होत्रा जी का और संदीप अरोड़ा जी का पुनः स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी जानकारी आज जरूर मिलेगी जो उनके दिल में तो है, लेकिन शब्द आज इन दोनों अतिथियों के होंगे, भाव आपके होंगे। संदीप जी, मैं सबसे पहले आपसे बात एक प्रश्न करना चाहूँगा। द लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया है, क्या स्थिति है होटल्स की, पर्यटन की, टूरिज्म की, कैसा महसूस कर रहे हैं? पवन जी, लॉकडाउन बहुत व्यापक शब्द है और इसमें जिंदगियां लॉकडाउन हो गई हैं। उस जीवन के लॉकडाउन हो जाने में सुबह से लेकर रात लॉकडाउन, सांसें लॉकडाउन, व्यापार लॉकडाउन, संबंध लॉकडाउन, और मुझे लगता है कि भविष्य भी लॉकडाउन में ही है। और शायद मेरे पास शब्द कम होंगे क्योंकि अब तो दुनिया इसको भोग रही है, तो अब तो ये घर घर की व्यापकता लिए हुए और हर एक व्यक्ति इसको जी रहा है। तो भविष्य बहुत कठिन है, समय बताएगा कि ये कितना समय लेगा आगे जाके, लेकिन मुश्किल बहुत है। मानवेंद्र मल्होत्रा जी, दर्शकों, सोनू मल्होत्रा जी का नाम है, मानवेंद्र मल्होत्रा का नाम है। मैंने सोनू भाई प्यार से सब बुलाते हैं। सोनू भाई, ये जानना चाहता हूँ, आप तो इस जान की ना परवाह करते हुए सब लोगों से मिलते जुलते हैं, आपसे वो लोग भी मिलते होंगे जो घरों में हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले तो जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरे विश्व में था, उसके बाद हमारे देश में आया, तो देश में जो सीमित संसाधन थे उनसे लड़ते हुए जहाँ लॉकडाउन किया गया, कहीं एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स रिकवर होने की कंडीशन आई हुई भरी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस समय टेस्टिंग बढ़ रही है, जिससे लगातार केसेस जरूर सामने आ रहे हैं, और केसेस जो सामने आ रहे हैं वो इसलिए अच्छे हैं, चाहे नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसे पेशेंट्स की पहचान हो रही है, कम से कम वो छुपे हुए नहीं है ताकि आगे चल के नुकसान दे सकें।
सेकेंडली जो लोगों से मिलना है, इस वक्त फील्ड में रहते हैं, हर तरीके कई अफवाहें भी मार्केट में हाल रन हो जाती हैं कि कभी किसी को कोविड बता दिएगा, कभी किसी को, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के थ्रू एक जानकारी मिल रही है दर्शकों को कि कौन सी चीज़ सही है। अगर कोई उसके बारे में कोई इलाज के बारे में आती है, कोई सावधानी बरतने के लिए कोई चीज़ आती है, तो कहीं ना कहीं मीडिया एक बहुत बड़ा साधन इस समय उपलब्ध है। जो लोग घरों में बंद हैं, घरों में अपने आप को, टीवी है उनके लिए एक तरह से मनोरंजन का साधन और जानकारी का साधन बना हुआ है। तो ऐसे में हम लोग जब उन लोगों से मिलते हैं जो घरों में बंद हैं, घरों में रह रहे हैं, उनको चिंता जरूर है आगे भविष्य को लेकर। हालांकि डरे हुए हैं कोविड से, इस वजह से अपने आप को घरों में लॉकडाउन करके रखें, लेकिन भविष्य को लेकर चिंता है कि आखिरकार जब अगर ये जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन डेट्स बढ़ रही हैं, तो आगे चल के फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह से ये स्टार्ट हो गया है। हालांकि गवर्नमेंट दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो अभी उसके हालात हैं वो सब लोग जानते हैं कि सरकारी मशीनरी किस तरीके से काम करती है। तो कहीं ना कहीं अभी जमीनी स्तर पर चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो एक ऐसा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो रोज रोटी के लिए कमाने के लिए निकलता था, आज वो सबसे ज़्यादा हताश है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में बस एक घोषणा होती है कि ट्रेन चलेगी और हज़ारों मजदूर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। उनको कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ सूचना है उनको घर जाना है। तो ये जो सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली फील्ड को काफ़ी ज़्यादा टफ करती जा रही है। लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि आखिर भविष्य में आखिर क्या होगा। जी जी संदीप भाई, हमने देखा है हमारे समाज में व्यक्ति पहले अपने खान पान का, घर का, यानी राशन का, या मेरे शब्दों में कहें अपने कनस्तर का इंतजाम कर लेता है। जैसे उसका कनस्तर का इंतजाम होता है तो उसके अंदर से भावना आती है कि चलो कहीं घूमने चला जाए। घूमने चला जाए मतलब पर्यटन, पर्यटन मतलब देसी विदेशी सब होता है। आप बिल्कुल ताजमहल के नज़दीक आपका होटल है, होटल कमल है आपका, पर्यटन के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपका फाउंडेशन काम करता है, उसके अध्यक्ष। आप क्या समझते हैं अगर किसी एक आम आदमी के पास खाने पीने की समस्या होगी, उसका कितना असर पर्यटन पर पड़ रहा होगा? पवन जी, सबसे ज़्यादा मुश्किल समय मुझे लगता है इस समय पर्यटन ट्रेड के लिए ही है, क्योंकि ट्रैवल ट्रेड को संभलने में मुझे लगता है कम से कम अभी 1.5 साल लगना चाहिए। उसकी मूल वजह यह है कि क्योंकि ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है और देश दुनिया का कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं रहा है। तो इस समय यदि कोई एक आशा की किरण है तो वो है भारतीय पर्यटन। वो भी तब जब सरकारी स्तर पर भारतीयों को मदद दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के लिए बाहर निकले। हालांकि उसमें भी 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए पहले उन सब में विश्वास जगाना होगा कि वो ट्रेन से यात्रा करने लायक हैं और होटल्स इस लायक हैं, सुरक्षित हैं, और उनके घर की चिंता समाप्त हो, उनके परिवार की चिंता समाप्त हो और उनके भविष्य की चिंता समाप्त हो, तब उस माहौल में वो बाहर निकलना शुरू करेंगे। तो इसमें सरकार के स्तर पर बहुत बड़ी मदद अपेक्षित है। संदीप भाई, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, थोड़ा निजी सवाल है लेकिन मन में आ रहा है तो मैं पूछूंगा नहीं। हमने ये देखा, जैसे आपने कहा कि 1.5 साल का वक्त लगेगा इस व्यवसाय को उठने, लेकिन होटल अपनी जगह मौजूद है, उसके खर्चे मौजूद हैं, स्टाफ है, यहाँ तक कि वो चादरों की और कपड़ों की धुलाई सफाई ये सब होता है। तो क्या एक होटल मालिक, कम से कम मझोले होटल जो है, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज बन के नहीं आ रहा? सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस 1.5 साल तक उस होटल का मौके पर बने रहना, क्योंकि उसकी जो मेंटेनेंस है, उसका जो स्टाफ है, उसके जो रेकरिंग खर्चे हैं, वो अपनी जगह अटल हैं। इसीलिए सरकार से मदद की अपेक्षा है कि वो बिजली में हमें छूट दे दे। जैसे कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज बहुत है, तो कोल्ड स्टोरेजों का जब सीज़न नहीं होता है तो उनकी लोड कैपेसिटी ऑटोमेटिक कम कर दी जाती है, लेकिन होटल्स के मामले में ऐसा नहीं है। जबकि ये भी एक सीज़न का काम है, जब सीज़न नहीं है तब भी हम पूरी क्षमता का बिल भुगतान करते हैं। अब हमें वो आवश्यकता होगी, हमें हाउस टैक्स में मदद की आवश्यकता होगी, और सबसे महत्वपूर्ण जो लग्जरी टैक्स की सीमा है, ये वक्त है कि सरकार मदद करे, आगे आए और अपना जो लाभांश है उसको पब्लिक में बांट दे। जो 1000 रुपये पर अभी टैक्स लगता है, उसको यदि वो 2000 करेंगे तो जो ठहरने वाले पर्यटक हैं उनको थोड़ा राहत होगी, होटल्स को थोड़ी मदद होगी और उन पर से बोझा कम हो और वो अपने होटल्स पर फोकस करें, बजाय सरकारी सिस्टम पे जो समय देते हैं उससे बच के इधर वो डाइवर्जन हो जाए उनका। सोनू भाई, आप एक पत्रकार की हैसियत से समाज के विभिन्न तबकों में जाते हैं। अगर हम पर्यटन की बात करते हैं और ऐसे में अगर हम जूता उद्योग की या जूता इंडस्ट्री की यहाँ बात ना करें तो वो बेमानी होगा।
आप गए होंगे तो जूता के जो कारीगर हैं जिनको हफ्ते पे पेमेंट होता था और हफ्ता भर भी उन्हें चलाना दूभर होता था, इसलिए बीच में बुधवार को उनको पैसे मिला करते थे, वो पैसे आगे कट जाते थे। तो ये यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी उन जूता कारीगरों से बात हुई तो उनकी क्या स्थिति है सर? इस समय अगर देखा जाए तो जो जूता कारोबार की अगर पूरी बात की जाए तो चूंकि आगरा से एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता है और ऐसी फैक्ट्रीज में आगरा के जूता कारीगर जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं, तो जहाँ एक्सपोर्ट पर काफ़ी एक बड़ा अमाउंट रुक चुका है, क्योंकि जो यहाँ से माल भेजा गया वो गर्मियों के चलते गर्मियों का माल था, लेकिन जिस तरीके से सर्दियों से ही कोरोना ने कहर ढाना चालू कर दिया था, चाहे वो इटली हो चाहे विश्व के अलग अलग हिस्से हों, तो वो जो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट इन लोगों का वहाँ रुका। सेकेंडली जो सर्दी के ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो शू मार्केट के लिए जैसे पर्यटन उद्योग के लिए है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से एक तरह से हावी है उसके ऊपर और आने वाले 1-1.5 साल तक असर रहेगा, वही हाल शू लाइन के लिए भी है। तो ऐसे में जूता कारीगरों के आगे दो संकट पैदा हो गए। एक तो वो लोग ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे थे, तो हर हफ्ते पेमेंट मिलता था, वेतन वाले नहीं थे कि उनको वेतन मिलेगा महीने का। तो जो फैक्ट्रीज के लिए भी है जो लाइबिलिटीज, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है कि अपने कारीगरों को ना हटाया जाए, पेमेंट किया जाए जो भी आपके नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग नौकरी वाले कायदे में नहीं आते हैं, लोग ठेकेदारी पे थे, तो इनको पहले से ही कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया था फैक्ट्री से। तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया रोजी रोटी का, परिवार को चलाने का, साथ ही साथ भविष्य का, क्योंकि अगले 1-1.5 साल तक ये फैक्ट्रीज कब तक सेटल अप हो पाएंगी जिनमें इनको काम मिले। तो कहीं ना कहीं कोरोना जो है, जो कभी काल चल रहा है कोरोना का, जो टफ है, बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद जो समय आने वाला है वो शायद इससे भी ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा देगा। और ऐसे में जो शू कारीगर हैं आगरा के, जो सबसे बड़ा एक तरह से हब है एक तरह से आगरा का शूज़ का, जहाँ पर हजारों कारीगर आगरा के काम करते हैं, उन लोगों के लिए बेरोजगारी की समस्या कहीं बहुत बड़ी आगे आने वाली है। संदीप भाई, अभी कुछ पिछले महीने आगरा इस समय हाईलाइट बड़ा पूरे विश्व में, विश्व का केंद्र बना हुआ था। विश्व का डोनाल्ड ट्रंप आगरा आए थे, बिल्कुल आपके पड़ोस में, आपके होटल की चारदीवारी और ताजमहल की चारदीवारी मिली हुई है और बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, ये दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ। तो उस समय विश्व का जो आकर्षण का केंद्र था, पूरा ध्यान था वो ताजमहल पे था, आगरा में था। एक हफ्ते बाद ही वो फोकस चेंज हुआ, हालांकि वो अमेरिका में रहा, वहाँ महामारी के रूप में चला गया और बहुत ही बड़े तरीके से उसमें वहाँ पर काफ़ी मौत हुई, दुखद है, और सारा फोकस विश्व का कोरोना पे चला गया, इस महामारी पे चला गया। आप क्या समझते हैं कि जो एक हफ्ते में हुआ, क्या हमारा आगरा इस चीज़ के लिए तैयार था कि ऐसी महामारी का? क्योंकि यहाँ एक प्रश्न और पड़ता है, मैं उसमें आपको नहीं डालूंगा, मैं सोनू भाई से पूछूंगा कि हम उसके लिए कितने तैयार थे या नहीं थे। क्योंकि जब कोरोना की बीमारी यहाँ पर आई तो एकदम से तो किसी चोर दरवाजे से नहीं आई थी, वो चाइना में उसने अपना नंगा नाच दिखाया था, हमने लाशों को देखा था, दरवाजों को बंद होते देखा था, लोगों को मरते देखा था, बहुत सारी चीज़ें थी, पूरे इनपुट्स थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, टूरिज्म के हिसाब से ऐसा अचानक क्या हुआ कि जो ट्रंप आया तो हमने, हमारे आपके मित्र वो गाइड जो थे वो उनको दिखा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, पूरे विश्व का आकर्षण। तो एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है, बेबस देख रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो इनको कहीं देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे दोनों तैयारियों को मिला? देखिए, ये वक्त की मार कहूँगा इसको मैं, कि काल का चक्र है। अन्यथा तो हमसे ज़्यादा बुरी स्थिति तो ट्रंप ने देखी होगी, हम फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में स्वयं को पाते हैं। हमारा देश काफ़ी बेहतर स्थिति में है अमेरिका के मुकाबले, और वो यहाँ कुछ दिन पहले राजकीय अतिथि थे, वो यहाँ लाखों लोगों का स्वागत एंजॉय कर रहे थे और अचानक जाके उनको अपने देश में तमाम लाशों को संभालना पड़ रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा दुर्बल स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो ये समय है कि भारत अपनी नीतियों का पुनर्वालोकन करे, उसको भारतीय पर्यटन के लिहाज से दोबारा सेट करे और उनको सुविधा दे, ताकि हमारा अपना 130 करोड़ का जो बाजार है हम उसको कैश कर सकें। दुनिया का पैसा, भारतीय हमारे पास आकर्षण के केंद्र हैं और विदेशी करेंसी हम जो उगा पाने में सक्षम है, लेकिन ये जो 1.5 साल का वक्त है इसमें हम जिंदा बने रहे, हमारा उद्योग खड़ा रहे, इसके लिए हमें भारतीयों पर ही निर्भरता करनी होगी।
सोनू भाई, मैं आपके पास आऊँगा और एक सवाल पहले बोल जा रहा हूँ आपसे कि क्या हम वाकई में इसके लिए तैयार थे, इस महामारी के लिए तैयार थे? लेकिन हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्दी हम हाजिर होंगे। आखिर एक भाई क्यों बन गया अपनी ही बहन का हत्यारा? में आगे नहीं तो उसको खत्म कर दिया। किसने खेली अपनी बीवी से खून की होली? और किसने पैसा कमाने के लिए कौन सा शॉर्टकट तरीका अपनाया? और किस तरह से किया आगरा पुलिस ने गुनाहों को निस्तेनाबूद? देखिए इस रविवार रात 8 बजे डायरी एसएसपी की में, सिर्फ ताज न्यूज पर। खबरों की बाजीगरी हो या हो राजनीति की बिसात, जो दूरियां हैं उसको कम करने का काम समाजवादियों ने हमेशा किया है। सत्ता का संघर्ष हो या हो विचारों का मंथन, एक चेहरा, एक नाम, जो है पत्रकारिता की पहचान। खबरों की दुनिया के बाजीगर पवन सिंह के साथ मंथन जल्द आ रहा है सिर्फ ताज न्यूज पर। स्वागत है दर्शकों आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कोरोना के उस पर, लॉकडाउन के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। और चर्चा में मैं सवाल छोड़ के गया था कि यहाँ के आगरा के चर्चित पत्रकार सोनू मल्होत्रा के पास। उनसे ये पूछना चाह रहा था आपकी तरफ से, जो आपके मन में भी सवाल है, क्या हम इस महामारी और इस कोरोना के लिए, इसके कहर के लिए, इससे निपटने के लिए क्या हमारे पास तैयारियां पूरी थी या उसमें कोई कमी थी? जी सुनो भाई, क्या कहें? पवन जी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना की एक तरह से आमद कही जाए इंडिया के अंदर हुई, तो वो जैसे ट्रंप गए हैं, ट्रंप एक विशेष अतिथि थे, सबसे बड़े अगर देखा जाए तो नामों में गिने जाते हैं ट्रंप, और वो महाशक्ति हिंदुस्तान आई थी, तो कहीं ना कहीं स्वागत को लेकर उसकी तैयारियां थी, काफ़ी अच्छा समय निकाला गया। लेकिन सारे इनपुट्स के बावजूद भी गवर्नमेंट ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी जितना कंट्रोल किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आज विश्व के कई देश हैं जो मोदी जी के ही लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारत जहां 112 नंबर पे आता है, अगर मेडिकल सर्विसेज में देखा जाए, इटली दूसरे नंबर पे है। इटली में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है, हजारों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सीमित संसाधनों के बावजूद भी आज बहुत नंबर नीचे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो जो जनता से अपील की प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको लेकर काफ़ी जागरूक रहे। साथ में साथ डेडिकेटेड टीम लगी हुई है डॉक्टर्स की, जो रात दिन घर नहीं जा रहे हैं। अगर बाकी प्रशासन को देखा जाए, प्रशासन हर तरीके से सहायता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो अप्लाई की गई, तो वो कोरोना का जो कहर है वो रोकने में कामयाब हुई हैं। हालांकि बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत कामयाब हुई। संदीप भाई, आपसे एक सवाल जरूर मेरे मन में हो रहा है। ये लॉकडाउन है, सब लोग घर में हैं, वेतनभोगी है, उसका वेतन कहीं ना कहीं से अगर सरकार है तो आएगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट कर्मचारी है, कहीं किसी जगह संस्था में काम करता है, तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी, भले ही सरकार कुछ भी कहे, क्योंकि जब किसी के जेब में पैसा होगा, किसी संस्था में पैसा होगा, तभी वो उसको देगा, नहीं तो उसके साथ साथ बहाने आएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी के पास एक दिन का राशन होता है, सुबह कमाता है, शाम को पैसे लेके जाता है। किसी के पास एक हफ्ते का राशन होता है, वो पूरे हफ्ते काम करता है और हफ्ते के पैसे आते हैं। और एक किसी के पास महीने का होता है। ये महामारी है, इससे हम निश्चित रूप से निकलेंगे, लेकिन इसके बाद जो समय आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पवन जी, मैं पहले शुरू करूंगा वर्तमान से, फिर दूसरे दौर में मैं आपके सवालों के उत्तर पर आऊँगा। पहली बात यह है कि वेतनभोगी
और निम्न मध्यम वर्ग को चिंता करने के लिए सरकार है, मध्यम और उच्च वर्ग है, लेकिन मध्यम वर्ग के उद्योगपति और व्यापारी जिसको बाध्य किया जा रहा है तनख्वाह देने के लिए, सरकार को पूरे टैक्सों का अदा समय से करने के लिए, और तमाम उनके जो रूटीन के खर्चे हैं वो भी अपनी जगह खड़े ही हैं, और जबकि व्यापार लंबे समय के लिए बंद दिखाई देता है, तो ऐसे में उनकी अपनी चिंताएं अपनी जगह खड़ी हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो उस मध्यम वर्ग और उस मध्यम वर्ग के व्यापारी और उद्योगपति की भी चिंता करनी पड़ेगी, अन्यथा ये जो समय कष्ट का है, जो लॉकडाउन खुलने पर आएगा, उस समय पर जो स्थितियां पैदा होंगी वो सरकार के भी काबू से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि तब सरकार की मदद भी उस उद्योग उस व्यापार के लिए छोटी पड़ने लगेगी, क्योंकि उनका अपना गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा होगा। तो ऐसे में वो कैसे सोसाइटी की, कैसे उनके उद्योग की, कैसे उनके कर्मचारियों की वो मदद कर पाएंगे, कितनी वो मदद कर पाएंगे, और वो उनकी मदद करेंगे या खुद को खड़ा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर इस समय अंतराल पर निर्भर है कि ये कोरोना कितने दिन तक जारी रहने वाला है। जी सोनू भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये सरकार ने बड़े दावे किए थे, सरकार ने काफ़ी कहा था जन धन खाते हैं, सरकारी खाते हैं, गरीबों के खाते हैं, राशन कार्ड ऑनलाइन कर दिया गया था। क्या इन सब चीज़ों का इस महामारी के दौर में, महामारी को भी अलग छोड़ दीजिए, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन पेट एक ऐसी चीज़ है जो सुबह शाम हिसाब पूछता है, तो आप क्या समझते हैं कुछ उन खातों से या सरकार मदद कर पा रही है? हाँ, अगर देखा जाए तो जो जनधन खाते खुले थे उनसे काफ़ी मदद हुई है। लगातार अगर उत्तर प्रदेश सरकार पे देखा जाए तो लगातार ऐसे लोगों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। साथ ही साथ एक नई चीज़ जो देखने को मिली, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे उनके राशन कार्ड तत्काल बनवाए जा रहे हैं, जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं थे उनके अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं। तो सरकार एक तरफ जो बिल्कुल निचला तबका है जो कि एक तरह से रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके लिए फंडिंग जरूर करती नजर आ रही है, लेकिन एक मध्यम वर्ग जो है, जो नौकरी पेशा है, अगर प्राइवेट नौकरी में है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आगे जो भविष्य है वो दुष्कर होता हुआ जा रहा है। उसको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आगे चल के अगर इस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा तो उनके घर कैसे चलेंगे। जी दर्शकों, जैसे कि हमारे कार्यक्रम में परंपरा है कि कार्यक्रम के अंत में हम अतिथियों से हम अपना सवाल नहीं पूछते, उनसे कहते हैं कि जो भी उनके मन में हमारे दर्शकों के बारे में यदि कुछ कहना चाहते हो तो संक्षेप से कह सकते हैं। संदीप जी, कार्यक्रम के अंत में आप जो भी कुछ इस विषय से संबंधित दर्शकों को कहना चाहते हो जो रह गया हो, स्वागत है आपका। केवल दो चीज़ कहना चाहता हूँ, समाज की एकजुटता, उद्योग की एकजुटता, व्यापार की एकजुटता और सरकार की मदद। केवल दो चीज़ों के सहारे इस विपदा से निपटा जा सकता है, अन्यथा समय बहुत कठिन है। जी सोनू, आपको बता दूं जिस तरीके से महामारी के रूप में है कोरोना इस समय, तो दो चीज़ों के लिए, एक तो एक बीमारी भी है, साथ ही साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग जो बार बार कहा जा रहा है कि स्टे एट होम, सेफ एट होम, तो सब लोगों से एक ही बस गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग घर रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोरोना कभी भी किसी के थ्रू भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि बहुत तीव्रता से बढ़ता है। तो आप घर पे रहें और स्वस्थ रहें। दर्शकों, ये हमारा कार्यक्रम था मंथन का, जिसमें आज विषय था लॉकडाउन। लॉकडाउन शब्द ऐसा है जिससे हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सावधानी आती है, तालाबंदी आती है, हड़ताल आती है, अपने आप को कुछ सीमित करने की बात आती है। इस विषय पर हमारे आज अतिथि उद्योग जगत पर्यटन से जुड़े हुए संदीप अरोड़ा जी रहे हमारे साथ में, और हमारे साथ में यहाँ सोनू मल्होत्रा जी है। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मंथन में एक प्रश्न जरूर उठता है, मन में एक आता है, लाशों का ढेर, एक महामारी कहीं से आई है, एक ऐसा दुश्मन है जिसको हम जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, और तो हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ है और कब हमारे शरीर में मारक रूप ले लेता है। ये लाशों का ढेर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। अगर हम उसको देश की सीमा में ना बांधे, अगर विश्व की सीमा में बांधे, उसमें बांध कर देंगे तो ये इसके कोरोना अगर इतनी लाशों के ढेर के ऊपर बैठकर भयंकर नृत्य कर रहा है, यदि इससे अगर हम लोगों ने अभी संभलना शुरू नहीं किया, आदत में नहीं डाला, लॉकडाउन करके, यानी कि अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित रखकर, अपने परिवार को सुरक्षित रखकर अगर इससे बातचीत नहीं की गई, इससे निपटने के उपाय नहीं किए गए, तो आप निश्चित मान लीजिए कि मौत किसी का दरवाजा नहीं देखेगी, वो घर घर पर दस्तक देगी, और मौत का रुंधन हमेशा बड़ा भयंकर होता है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। दर्शकों, याद रखिएगा, हमने बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं देखी हैं, हमने उसका सामना किया है, हमारे पास बस एक ही चीज़ रही है, हिम्मत होती है, आशा होती है। ये वही आशा है जो किसान जब खेत में फसल उगाता
होता है तो इस आशा में उगाता है कि आज इस वर्ष वो अपनी बेटी की शादी करेगा, अपने घर का निर्माण करेगा, घर को और सुंदर बनाएगा, समाज में योगदान देगा। ये एक किस्मत होती है, ऊपर वाले का होता है, एक भरोसा होता है, और सच्चे मन से यदि भरोसा किया जाता है तो उस भरोसे से जीत मिलती है। आप भी भरोसा कीजिए, सरकार पे कीजिए, समाज पे कीजिए, इस साधन पे कीजिए, हमें जीत जरूर मिलेगी, जीत कर हम आएंगे। सकारात्मक भाव से कहिए लॉकडाउन हमारे लिए है, हमें बाहर नहीं निकलना है, परिवार में ही खुशियाँ ढूंढनी है। जब वक्त आएगा पूरी तैयारी से हम लोग बाहर आएंगे, आप भी बाहर आएंगे, उत्सव होगा, आनंद होगा। आज के लिए इतना ही। सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद।